तो आज का अपना टॉपिक है ऑप्टिमाइजिंग रिएक्ट जेएस परफॉर्मेंस। इसमें हम काफ़ी चीज़ें देखेंगे कि किस किस बिहाफ पे हम रिएक्ट जेएस की परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। स्ट्रक्चरल बिहेवियर अगर हम चेंज करके कैसे कर सकते हैं। जो रिएक्ट लाइब्रेरी हमें इनबिल्ट चीज़ें ऑफर करती है, जैसे वो कंपोनेंट्स ऑफर करती है बहुत सारे, उनके बिहाफ पे कैसे कर सकते हैं। टूल्स आते हैं, क्रोम के एक्सटेंशन आते हैं, उनके बिहाफ पे हम कैसे अपने परफॉर्मेंस एक देख सकते हैं कि कैसे, मतलब क्या क्या री रेंडरिंग हो रही है, कितनी री रेंडरिंग हो रही है, और ऑप्टिमाइज भी कर सकते हैं उनको चेक करके। और जो छोटी मोटी चीज़ें जो मतलब बेसिकली रिएक्ट से रिलेटेड नहीं है बट फिर भी बहुत चीज़ें, वो चीज़ें मैटर करती है, तो उनके बिहाफ पे कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो पहले स्ट्रक्चरल बिहेवियर पे देखते हैं कि कैसे कर सकते हैं। स्ट्रक्चरल पे पहले, सबसे पहले तो अपना फोल्डर स्ट्रक्चरिंग में मेन तो आ जाता है। रिएक्ट हमें कुछ भी ऐसा ऑफर नहीं करता कि हाँ तुम्हारा फोल्डर स्ट्रक्चर ऐसे मैंडेट होना चाहिए, ये फोल्डर स्ट्रक्चर होना चाहिए। या वैसे तो जेएस की कोई भी लाइब्रेरी जनरली नहीं करती है, या कोई फ्रेमवर्क, बट ना ही हमें रिएक्ट करती है। तो हमें फिर भी दो तीन तरीके हैं जिससे वो एक तरीके से हमें रिएक्ट के डॉक्यूमेंट्स में भी आइडिया देते हैं कि किस बिहाफ पे हम अपना कंपोनेंट्स की ग्रुपिंग रख सकते हैं, या फिर हमारे व्यूज़ की ग्रुपिंग रख सकते हैं, जिससे थोड़ी बेसिकली बेटर फोल्डर स्ट्रक्चर बने और उससे अच्छे से चंक्स क्रिएट हो, वेब पैक अच्छे से उसकी फाइल स्ट्रक्चर क्रिएट कर पाए, हम कैसे कोड स्प्लिटिंग करें। तो एक जनरल आइडिया देता है हमें रिएक्ट अपने उसमें डॉक्यूमेंटेशन में। इसमें ये लिखा हुआ है कि कंपोनेंट स्प्लिटिंग ज़्यादा से ज़्यादा रखो। ये नहीं कि बहुत ही ज़्यादा छोटी चीज़ों को भी कंपोनेंट बना दो, जिससे हमें पता ही नहीं लग रहा है कि कहाँ पे कौन सी चीज़ है, या इतने हमने छोटे छोटे कंपोनेंट बना दिए। बट हमेशा ये रहना चाहिए कि कंपोनेंट स्प्लिटिंग अच्छी होनी चाहिए, जिससे छोटी छोटी फाइल क्रिएट हो पाए। ये नहीं है कि पूरा तुम्हारा पर पेज एक कंपोनेंट है। नेस्टिंग भी अवॉइड करनी है, तो ये एक तरीका है। या तो हम ऐसे, मतलब मैंडेटरी नहीं है, एनफोर्स नहीं है रिएक्ट के बाद, बट वो एक शेयर करता है विजुअल कि हाँ ऐसा रख सकते हैं हम, कि कंपोनेंट किस बिहाफ, पहले या तो कंपोनेंट के बिहाफ पे रख सकते हैं कि ये इस एवेटार का क्या है, उसकी जीएस हो गई, उसकी सीएसएस हो गई, उसकी अगर कोई एपीआई की वो है, और टेस्ट यूटिल अगर हमने उसको जैसे टेस्ट करना है तो एक ये कंपोनेंट के बिहाफ पे स्ट्रक्चरिंग हो गई। एक ये हो गई कि हमने बिल्कुल ही अलग कर दिया, मतलब कि हम एपीआई के सारे राउट, जहाँ जहाँ एपीआई हम पूरा एक उसका वो रख रहे हैं, और उसको एक सीरियलाइज करके रख रहे हैं। एक कंपोनेंट है, उसको सारे एक ही जगह वो ऊपर है। तो एक तरीका ये हो सकता है। आई पर्सनली प्रेफर दिस वन, क्योंकि इसमें आपको इजीली पता लग जाता है कि सी एस एस और जे एस कहाँ कहाँ पर है। तो आप इंडिविजुअली, एक अगर आपको एंटिटी का पूरा सर्च करना है तो आप एक एक जगह जाके कर सकते हो, rather देन यहाँ पे थोड़ा जनरलाइज से हो जाता है, सबका आपको देखना पड़ता है। एक रेंडर प्रॉप काफ़ी पुरानी टर्म है जो रिएक्ट में कॉइन हुई थी, जिससे काफ़ी बेनिफिट होता है। एक तरीके से हाई ऑर्डर कंपोनेंट का वो है, रिप्लेसमेंट था। तो रेंडर प्रॉप मैं दिखा देता हूँ होता कैसा है। कि ये ये हमने एक फेच का कंपोनेंट बना दिया, कंसिडर करते हैं कि हमने एक फेच का कंपोनेंट बना दिया। अब ये क्या करेगा कि जो रेंडर प्रॉप होगी वो पास कर देगा। पहले हमें पूरा फेच का हमने यूआरएल पास कर दिया, उस यूआरएल को एग्जीक्यूट करेगा, जो उसका रिस्पॉन्स होगा और वो जो आएगी हमारे पास जेसन, उसको सेम एज इट इज रिटर्न कर देगा, ताकि हम उसको अपने जो जहाँ पे रेंडरिंग करनी है हमने, वहाँ पे हम उसे यूज़ कर पाए। तो एक ये कंसेप्ट होता है रेंडर प्रॉप का, कि बेसिकली एक तुमने एग्जीक्यूशन ऑफ कोड लिख दिया, उसने वो पूरा एपीआई कॉल कह सकते हो, एक एपीआई कॉल का लिख दिया। अब जैसे रिस्पॉन्स आएगा हम उसे उस रिस्पॉन्स को रिटर्न मार देंगे और रेंडर कहीं और कर लेंगे, जहाँ पे हमने एक तरीके से रेंडर की प्रॉप पास कर दी और हमने उसे डीस्ट्रक्चर करके हमने उसे यूज़ कर लिया अपनी जगह पे, जहाँ पे भी हमने उस एपीआई का कॉल का हमें रिस्पॉन्स चाहिए था। तो एक तरीके से हुक ही है ये। कस्टम हुक्स, अब कस्टम हुक्स, हम जब हुक्स आए थे तो
अब हमें रिएक्ट ऑलरेडी कुछ कुछ तो प्री हुक देता ही है, जैसे यूज स्टेट हो गया एक हुक है, यूज इफेक्ट हो गया एक हुक है, यूज मेमो एक करके हुक होता है, बहुत सारे हुक्स वो हमें ऑलरेडी प्रोवाइड करते हैं, मगर ये नहीं है कि हम उसी पे डिपेंडेंट हैं, अपने कस्टम भी बना सकते हैं। अब कंसिडर अ केस जहाँ पे आपको चेक करना है कि ये पेज रेंडर तभी हो जब इसका ऑथेंटिकेशन हो। आई मीन ये रिक्वायर्ड है कि इस पे ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड है, तभी ये पेज रेंडर हो, नहीं तो वरना ये पेज रेंडर ना हो। तो उसमें हम एक तरीके का एग्जांपल है, उसमें हम कस्टम हुक अपने लिखते हैं। जैसे हमने एक हुक बना लिया, सर्टेन सेट ऑफ एग्जीक्यूशन का कोड लिख लिया, अब इसे हम डीस्ट्रक्चर करके यहाँ पे मतलब जहाँ पे हमें ये यूज रिक्वायर ऑथ करेंगे, तो हम उसे डीस्ट्रक्चर करके उससे दो प्रॉपर्टी अपना ऑथ का ले सकते हैं। और हम क्योंकि यहाँ से रिटर्न ऑथ मार रहे हैं, तो हमें या तो वो ट्रू फॉल्स रिटर्न मार देगा कि हाँ ये है या नहीं है, तो हम इसे इजीली यूज़ कर सकते हैं। और डिपेंडिंग अपॉन द रिस्पॉन्स हम वो चेक कर सकते हैं कि हमें ये देना है, ये शो करना है, रेंडर करना है या नहीं करना है। अभी तो कोई दिक्कत परेशानी? ओके, ठीक है, मैं कंटिन्यू करता हूँ फिर। एक ये भी तरीका है कि हम कैसे परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। हाँ, मैंने इसका ये तो बताया नहीं कि किस बिहाफ पे परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज करेगा। अब इसमें ये बेस्ट हो जाता है कि हमने ये वाला एपीआई का कोड का एग्जीक्यूशन का पार्ट हमें बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, तो एक तरीके से रीयूजेबिलिटी का इफेक्ट आता है। सेम फॉर द कस्टम हुक्स, रीयूजेबिलिटी का काफ़ी इफेक्ट आता है कि हमें ये यूज रिक्वायर ऑथ का बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, तो हम एक ही जगह से उठा के बार बार इसे चेक कर सकते हैं। इम्पोर्ट्स का क्या बेनिफिट है? इम्पोर्ट हमें, अगर हमारा कॉम्पोनेंट हमारी फोल्डर स्ट्रक्चरिंग अच्छी है, अगर हमारे कॉम्पोनेंट स्प्लिटिंग अच्छी है, तो ऐसा इस टाइप के एब्सोल्यूट इंपोर्ट्स कहते हैं इन्हें। एक एब्सोल्यूट इंपोर्ट्स का मतलब और भी होता है जिसमें हम डायरेक्टली वेब पैक में कॉन्फ़िगर करके कर लेते हैं, वो अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। और इसमें ये होता है कि अगर जैसे कंसिडर करें कि हमारे पास 10 तरीके की लिस्ट है, स्क्रॉलेबल लिस्ट है, एक वर्चुअल लिस्ट है, और रेंडर लिस्ट कह लो, और एक इन्फानाइट स्क्रॉल वाली लिस्ट है, तो हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ लिस्ट है। तो रेदर देन हम उसको एक ही फाइल में डिफाइन करके और उसको ऐसे डिस्ट्रक्चर करके मंगवाए लास्ट वे में, हम उसको इंडिविजुअल फाइल को ही इंपोर्ट कर ले, ज़्यादा बेटर है। क्योंकि हमारा अगर हम उसको डिस्ट्रक्चर करके मंगवाएंगे तो हमारा बाकी जो कोड है वो भी एक तरीके से इंपोर्ट हो जाएगा बिना यूज़ के भी, मगर इंपोर्ट तो हो ही जाएगा। तो जिस वजह से एक एडिशनल कॉस्ट आ जाएगी हमारी पूरी ऐप पे, जहाँ पे वो इंपोर्ट हुआ है जिस पेज पे, तो एक एडिशनल कॉस्ट आ जाएगी पूरा उस सारे कोड की भी। तो rather देन हम डायरेक्टली इंपोर्ट करने के, उसको डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हैं, हम अपनी स्ट्रक्चरिंग ऐसी रखें तो वो बेनिफिशियल रहता है। ये सारे जो थे, ये हमें जो रिएक्ट की स्ट्रक्चरिंग बिहाफ हम ऐसे करें कि उस बिहाफ पे हम ऐसे रखें कि जिससे हमारा परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज हो जाए। तो इसमें इस पार्ट में अब तक कोई दिक्कत? ठीक है, कंटिन्यू करते हैं अपन। तो ये रिएक्ट जेएस के, अब हमारे पास बहुत सारे लाइब्रेरी में इनबिल्ट कंपोनेंट भी हमें रिएक्ट देती है, बहुत सारे इनबिल्ट कंपोनेंट्स इस पे, जिसमें से एक एग्जांपल है प्योर कंपोनेंट्स का। प्योर कंपोनेंट्स क्या करते हैं कि बेसिकली वो री रेंडरिंग हमारी जितनी भी बार बार री रेंडरिंग होती है किसी भी कंपोनेंट की, उसे एक तरीके से ऑप्टिमाइज करते हैं कि वो ऐसे कि उस कंपोनेंट को जहाँ री रेंडरिंग रिक्वायर्ड नहीं है उस कंपोनेंट को री रेंडर नहीं करते हैं। एक एग्जांपल जहाँ पे एक बटन है और एक इनपुट है, दोनों सेम ही कंपोनेंट के अंदर है। अब जब जब इनपुट चेंज होगा तब तक हमारा पूरा कंपोनेंट री रेंडर होगा, क्योंकि हमारी स्टेट चेंज हो रही है। अगर ये नॉर्मल कंपोनेंट के केस में, अगर यही हम प्योर कंपोनेंट के केस में यूज करें तो हमारा वो कंपोनेंट री रेंडर नहीं होगा। जो हमने अगर हमने जैसे एक बटन है उसको अलग से कर दिया या फिर उसको कर दिया, तो हमारा वो कंपोनेंट री रेंडर नहीं होगा। तो वो तभी रेंडर होगा जब
या तो हम उसको एडिशनल कुछ पास कर रहे हैं जो वो चेंज हो रही है चीज़, तभी री रेंडर होगा, वरना हर बार ही री रेंडर नहीं होगा। तो ये क्लास कंपोनेंट्स में आया था, प्योर कंपोनेंट, जो परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज करने के लिए फ़ायदेमंद है। यहाँ पे यही दिखा हुआ है, एक बटन है, उसका काउंटर है, तो ये पूरा कंपोनेंट अगर हम इसे रख लेंगे, तो ये वाला कंपोनेंट अगर हम अब किसी स्टेट के उसके साथ यूज़ करेंगे, इनपुट वाली के साथ, तो ये बार बार री रेंडर नहीं होगा, जो कि एक बेनिफिट है। शुड कंपोनेंट अपडेट। अब शुड कंपोनेंट अपडेट में ये होता है कि हम डिपेंडिंग अपॉन कि वो कंपोनेंट हम एक वो कर देते हैं, एक फंक्शन पास कर देते हैं कि डिपेंडिंग अपॉन अगर इसके बिहाफ पे कुछ हुआ है, या हम कब अपना कंपोनेंट चाहते हैं कि वो अपडेट हो, उस बिहाफ पे हम एक शुड कंपोनेंट अपडेट कंपोनेंट्स में पास कर देते हैं। तो उसको ऐसे होता है स्ट्रक्चर कि पहला एक बड़ा सा कंपोनेंट है, उसके बहुत सारे चिल्ड्रन है। अगर बड़ा सा कंपोनेंट है, वहाँ पे एक छोटे चिल्ड्रन थे, उस पे वहाँ पे उसने कोई शुड कंपोनेंट अपडेट का था ही नहीं, और या था तो वो ट्रू रिटर्न नहीं हुआ। अगर रिटर्न के बिहाफ पे अगर वो ट्रू रिटर्न होगा तो वहाँ पे री रेंडरिंग होगी उस कंपोनेंट की, वरना नहीं होगी। तो अगर इस बिहाफ पे एक कंपोनेंट था कि जो री रेंडर के लिए उन्होंने मतलब ट्रू पास नहीं किया, तो ये री रेंडर ही नहीं होगा, तो इसके चिल्ड्रन भी री रेंडर नहीं होंगे। अब इस केस में कि एक ने पास किया कि री रेंडर है, तो अब वो इस पे चेक करेंगे कि अगर इस पे री रेंडर है तो इसको कर देंगे, इस पे चेक करेंगे इस पे री रेंडर है तो इसको इंडिविजुअली अपडेट कर देंगे, या फिर इस पे कोई भी एक चिल्ड्रन पे अगर है, तो ऐसे ट्री पूरा बनता जाता है। अगर इसके नीचे भी दो इंडिविजुअल नोट्स होती तो भी, या इसके नीचे C7 के नीचे इंडिविजुअल टू नोट्स होती, या C8 के नीचे होती, तो डिपेंडिंग अपॉन उनका री रेंडर बच जाता। तो इससे काफ़ी बेनिफिट होता है री रेंडरिंग का, कि बार बार वो कंपोनेंट री रेंडर नहीं करता। ये एक एग्जांपल है कि कब कब वो, अगर हमने शूट कंपोनेंट अपडेट कब ट्रू हो, तो ट्रू के केस में वो री रेंडर होता है, अदरवाइज वो नहीं होता री रेंडर कंपोनेंट पूरा। इन दोनों केसेस में कोई, ठीक है। सस्पेंस और लेजी क्या है? सस्पेंस, रिएक्ट सस्पेंस और लेजी इसलिए हम यूज़ करते हैं कि कंसिडर हमारे पास एक बहुत बड़ी वर्चुअल लिस्ट है। अब वो वर्चुअल लिस्ट हम चाहते हैं कि, और हमारा पेज भी जो है वो भी बहुत बड़ा है। अब हम चाहते हैं कि हमारी वर्चुअल लिस्ट जो है वो, अगर हमारी नेटवर्क की स्पीड स्लो है, तो वो हमारी वर्चुअल लिस्ट अकॉर्डिंगली लेजी लोड हो, rather देन एकदम ही लोड हो जाए, जिससे उसका जो यूज़र का फर्स्ट पेंट कहते हैं जिस चीज़ को, वो इफेक्ट ना हो, तो लेजी लोड हो जाए। क्योंकि अभी वो दिख भी नहीं रहा है, तो वो बाद में लोड हो जाए तो ज़्यादा बेटर है। तो उसके लिए हम रिएक्ट लेजी यूज़ करते हैं। सस्पेंस एक तरीके से फॉल बैक हो जाता है कि हाँ, हम सस्पेंस प्रोवाइड कर देते हैं कि जब तक वो लेजी जो कंपोनेंट है वो लोड ना हुआ, तब तक क्या करें। तो तब तक के लिए हम एक लोडिंग स्टेट या कोई भी फॉल बैक दिखा देते हैं, डिपेंडिंग अपॉन दैट। तो इसका मैं एग्जांपल भी दिखाऊंगा अभी कि कैसे काम करता है। यूज मेमो एक तरीके से हमें मेमोराइज कर लेता है हमारा कोई, अगर कोई एग्जीक्यूशन है हमारी, कंसिडर कि हमारा एक एग्जीक्यूशन है जो उसको टाइम ले रहा है, 2 से 3 सेकंड ले रहा है, कोई एग्जीक्यूशन है, तो अगर हम चाहते हैं कि हम उसे मेमोराइज कर ले, और नेक्स्ट टाइम जब वो एग्जीक्यूशन हो तो वो उसको इतना टाइम ना ले, तो वो उसको एक तरीके से कैश करके रख ले और उसके बाद सीधा रिस्पॉन्स हमें वापस दे दे। तो ये एक यूज मेमो होता है, हुक। वो सिर्फ फंक्शंस को मेमोराइज करने के लिए होता है। एक ये एग्जांपल है कि जिसमें हमने क्या था, हमारा एक एक्सपेंसिव फंक्शन था जो 3 सेकंड के डिले के बाद वो एक चीज़ वो रिटर्न मार रहा था। तो हमने उसको क्या किया कि यूज मेमो के साथ रैप कर दिया, यूज मेमो के। अब इसने हमारा क्या किया कि एक बारी इसने हम मेमोराइज कर लिया उस चीज़ को। अब जब नेक्स्ट टाइम वो होगा, इफेक्ट आएगा, तो उसमें बार बार वो उसको री रेंडर नहीं करेगा, या मतलब बार बार उससे वैल्यू नहीं मांगेगा। तो वो उससे काफ़ी बेनिफिट होता है कि बार बार उसको एक्सपेंसिव फंक्शन को वैल्यू नहीं मांगनी पड़ती है। तो एक टाइम एग्जीक्यूट हो गया, उसने उसे मेमोराइज कर लिया, अब उसके बाद अकॉर्डिंगली करता रहेगा वो। ये केस तभी मेरे हिसाब से बेनिफिशियल है। लोग बहुत इसे अब्यूज़ भी करते हैं एक तरीके से, बहुत यूज़ करने के बाद।
गलत तरीके से यूज़ करना। तो एक अब्यूज़ भी करते हैं यूज़ मेमो को अपने कंपोनेंट्स में, तभी बेनिफिशियल है जब तुम्हारा वो स्टेट जो एक्सपेंसिव फंक्शन है वो एक ही चीज़ बार बार रिटर्न कर रहा है, तब इफ़ वो किसी चीज़ पे डिपेंडेंट है तो यूज़ मेमो का कोई फ़ायदा नहीं है, वो एक तरीके से एडिशनल कॉस्ट ही करेगा। अब रिएक्ट डॉट मेमो है, रिएक्ट डॉट मेमो क्या करता है, वो कंपोनेंट को मेमोराइज करने के लिए होता है। जैसे हमने प्योर कंपोनेंट यूज़ किया था, या मैंने अभी बताया आपको प्योर कंपोनेंट क्या करता है वो, तो सेम ये रिएक्ट मेमो फंक्शनल कंपोनेंट्स के लिए वो क्या करता है कि वो मेमोराइज कर लेता है उस फंक्शनल कंपोनेंट को, और उसके बाद उसे एग्जीक्यूट उसको बार बार री रेंडर नहीं करता है, जिस वजह से काफ़ी परफॉर्मेंस में ऑप्टिमाइजेशन हो जाती है। सेम वही केस है, एक बटन है, इनपुट है, इनपुट बार बार चेंज हो रहा है तो बटन भी री रेंडर होगा। मगर अगर हम यही मेमो में यूज़ कर लेंगे, रिएक्ट मेमो यूज़ कर लेंगे, तो वो री रेंडरिंग बार बार बच जाएगी, जिससे उसका इंटरनल टी स्ट्रक्चर इफेक्ट नहीं करेगा। इसका भी मैं एग्जांपल अभी दिखाऊंगा ही। अभी तक कोई दिक्कत? सही है, सबको समझ आ रहा है अच्छे से एकदम? बिल्ड ऑप्टिमाइजेशंस। अब हम अपनी बिल्ड कैसे रखें जिससे ऑप्टिमाइजेशन हो या मिनिफाइड बिल्ड बने, ये इसमें दो तीन तरीके हैं। पहला कि बहुत लोग ऐसे भी करते हैं कि डेवलपमेंट इन्वायरमेंट ही वो लाइव कर देते हैं, जिसकी वजह से जो मिनिफाइड वर्जन जो रिएक्ट ऑफर करता है हमें, वो हम अच्छे से यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो हम उसको चेक करने का तरीका है रिएक्ट डेवलपर टूल्स का, कि कैसे वो चेक करे कि जो हमारा है वो करंटली एक डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में रन कर रहा है जो हमने सर्व किया सर्वर के थ्रू, या फिर हमारा प्रोडक्शन इन्वायरमेंट रन कर रहा है। तो एक डेव टूल्स जो रिएक्ट के हैं वो बता देते हैं, अगर इस तरीके से वो डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में है, अगर ये है तो हमारी ऑप्टिमाइज बिल्ड है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम इजीली वो कर सकते हैं। सेकंड, अब ये वेब पैक को ऐसे कॉन्फ़िगर करना कि जो हमारी थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज हैं, थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज जैसे डिपेंडेंसीज जो हम ऐड करते हैं, एन पी एम आई एक्स वाई जी, हम कोई भी लाइब्रेरी इंपोर्ट करते हैं बाहर से, तो उसकी सेपरेट चंक्स बने, और अपनी जो हमारे फोल्डर हमने जो खुद कोड लिखा है उसकी सेपरेट चंक्स बने, जिससे पैरेलल डाउनलोडिंग होगी तो दिक्कत कम आएगी, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज हो जाएगी। तो ये भी एक तरीका है, इसका एक प्लगइन आता है, कॉमन चंक प्लगइन कहते हैं, वेब पैक का है। लिंक मैंने इसमें डाला हुआ है, जब मैं ये शेयर करूँगा तो आपको मिल जाएगा। तो इससे हम उसको अकॉर्डिंगली ऐड करके हम उसकी बिल्ड ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। वेब पैक के साथ खेलना ही मतलब उसको कॉन्फ़िगर करना बहुत टफ टास्क है। जो पहले से कॉन्फ़िगर्ड आता है वेब पैक के, वो तो सेम आती है, बट वेब पैक को वही ज़्यादा कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अच्छे से, जो जिनको वेब पैक से अच्छे से उन्होंने पढ़ा हुआ हो, या वेब पैक उन्हें अच्छे से आता हो। नहीं तो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी बहुत आते हैं अगर वेब पैक तुम कॉन्फ़िगर करोगे तो, और ढंग से ना हुआ तो। वेब पैक में अब वेब पैक 4 में एक वो भी आ गया कि प्रोडक्शन का प्रोडक्शन मोड आप डिफाइन कर सकते हो, कि अगर वो प्रोडक्शन में है तो वो अकॉर्डिंगली उसको मिनिफिकेशन कर दे सारी उस फाइल्स का, या फिर मिनीफाइड वर्जन सबका यूज़ करें। तो एक ये फ्लैग भी यूज़ कर सकते हैं वेब पैक में अकॉर्डिंगली। डिपेंडेंसी ऑप्टिमाइजेशन एक तरीके का वही है कि हम इंपोर्ट कॉस्ट एक एक्सटेंशन आता है वी एस कोड में, हम उसमें एक एक सॉल्यूशन है कि हम उसमें देख लें कि हम वही लाइब्रेरी इंपोर्ट करें, या अगर ये भी चेक कर ले कि लाइब्रेरी जो है उसके वो इंटरनली सेपरेटेड है या नहीं है, कि हमें वही एब्सोल्यूट इंपोर्ट वाला कॉन्सेप्ट कि वो है या नहीं है एक तरीके से वो, और हम इंपोर्ट ही वो वाली लाइब्रेरी करें जिसकी कॉस्ट कम हो। जैसे एक मूवमेंट जेएस का और एक
डेट एफएनएस का एग्जांपल है। मूवमेंट जेएस और डेट एफएनएस में ऑलमोस्ट काफ़ी सिमिलर हमें चीज़ें मिल जाती हैं। मूवमेंट 2 ज़्यादा बड़ी है और उसका इंपोर्ट कॉस्ट जीजिप के बाद भी अराउंड 320 के आसपास आता है, या 176 अगर तुमने अच्छे से वो करी है तो। बट वो ये एक तरीके से 176 के बी एक लाइब्रेरी दे रही है, तो वो डाउनफॉल है। जहाँ डेट एफ एन एस सेम चीज़ 69 में दे देती है, डिपेंडिंग अपॉन द प्रोजेक्ट होता है। बट हम उसको ये भी चेक कर सकते हैं कि जैसे अब अंडरस्कोर वाली लाइब्रेरी है उसमें इन वो हम एब्सोल्यूट इंपोर्ट वाला भी रख सकते हैं। अब जैसे हमें स्पेसिफिकली एक उसका फंक्शन इंपोर्ट करना है, बाकी चीज़ें इंपोर्ट नहीं करनी है, तो वो भी एक कंसेप्ट है जिससे हम डिपेंडेंसी ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। अब तक कोई क्वेश्चन हो? नो। नो, ठीक है। ये रिएक्ट डेवलपर टूल्स को तो बता ही दिया था अभी। ये क्या है इसमें परफॉर्मेंस में? कैसे, पहली बात तो रिएक्ट डेवलपर टूल सिर्फ वैसे भी काफ़ी अच्छा है, हम इसे यूज़ कर सकते हैं कि हमें कंपोनेंट में इंडिविजुअल कंपोनेंट की स्टेट देखनी है कि हाँ इस टाइम पे इस कंपोनेंट की क्या स्टेट है, या इस पर कितनी प्रॉप्स आई हुई हैं। तो हमारे पूरा कंपोनेंट का ट्री स्ट्रक्चर देखना हो तो हम रिएक्ट डेवलपर टूल्स का यूज़ करके दे सकते हैं। बट अगर परफॉर्मेंस के लिए भी इसमें बेनिफिशियल है कि हम प्रोफाइलर जो इसका टैब होती है उसमें हम देख सकते हैं कि एक कंपोनेंट कितनी बारी, मतलब रिकॉर्ड करके एक बारी देख सकते हैं कि कितनी बारी एक कंपोनेंट री रेंडर कर रहा है। तो इसका जो एग्जांपल है, जो जनरलाइज एग्जांपल है, उस इन्होंने उठाया कहाँ से रिएक्ट डेवलपमेंट टूल्स में, वो ब्राउज़र प्रोफाइलिंग है। ब्राउज़र प्रोफाइलिंग में भी सेम चीज़ होती है, ये क्रोम का ऑलरेडी इनबिल्ट एक्सटेंशन आता ही है। बट प्रोफाइलर क्या करता है हमें कि हमें कंपोनेंट वाइज दे देता है, जबकि जो ब्राउज़र प्रोफाइलर है हमें फाइल स्ट्रक्चर काइंड ऑफ देता है, बट ये वाला हमें कंपोनेंट वाइज देता है क्योंकि रिएक्ट का इनबिल्ट है। तो ये बेनिफिट हो जाता है, तो इससे हम काफ़ी देख सकते हैं कि और अकॉर्डिंगली ऑप्टिमाइज भी कर सकते हैं। ये भी अभी मैं दिखाई दूंगा डेवलपमेंट टूल। लाइट हाउस तो आई थिंक मोस्ट लोगों को पता ही होगा जो वेब पे काम करते हैं टेक्नोलॉजी पे, कि कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं और कैसे हमें दिखाता है कि कौन सी नेटवर्क ने कितना मतलब आई मीन फाइल, अगर एक इमेज फाइल है तो वो कितनी देर में लोड हुई, या उसकी कितनी बिल्ड में पूरी या पेज बिल्ड में पूरी कितनी वो आ रही है, फिर फर्स्ट पेंट कब हुआ। चार चीज़ों के बिहाफ पे करते हैं, परफॉर्मेंस, एक्सेसिबिलिटी, बेस्ट प्रैक्टिसेस उसने फॉलो करी है नहीं करी है, और एससीओ क्या है। तो ये लाइट हाउस हमें काफ़ी अच्छा है, उसका पूरा ओवरव्यू दे देता है। और हम देख भी सकते हैं इंटरनली कि कितनी कितनी, पूरा हम इसकी डिटेल रिपोर्ट देख सकते हैं कि कौन सी फाइल कितनी देर में लोड हुई, और जेएस फाइल को कितना टाइम लगा एग्जीक्यूट होने में, ये सब भी। ये वही मैंने बताया था, जैसे प्रोफाइलर वाला ही है ये, बस इट डिपेंड, ये उसके बिहाफ पे देता है कि फाइल के बिहाफ पे, rather देन कंपोनेंट्स के बिहाफ पे, ये फाइल्स के बिहाफ पे देता है कि ये फाइल को कितना टाइम लगा करके। ये क्रोम का ऑलरेडी गिवन एक्सटेंशन है, ये भी दिखा दूंगा मैं, ऐसे काम करता है डिपेंडिंग। ये वाई डिड यू रेंडर एक लाइब्रेरी है, वेल्डन सॉफ्टवेयर ने बनाई है। तो ये क्या करती है कि आपको एक तरीके से बताती रहती है कि कौन कौन सा कंपोनेंट जो है उसकी री रेंडरिंग कितनी बारी हो रही है, या आप उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, या आपको वो एक नोट कंसोल में बता देगी कि हाँ इस कंपोनेंट की री रेंडरिंग बहुत हो रही है। तो इसको आप चेक कर सकते हो, या प्योर कंपोनेंट में ले जाना है या फिर मेमो यूज़ करना है करके। और ये लाइब्रेरी को हमेशा आई मीन डेवलपमेंट मोड में ही यूज़ करना चाहिए, प्रोडक्शन मोड में ये काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, आई मीन स्लो डाउन कर सकती है आपकी फाइनल बिल्ड को। इस तरीके से बताती है कि ये जो है किस वजह से री रेंडर हुआ, और हम चाहे तो डिपेंडिंग अपॉन उसको अवॉइड कर सकते हैं।
ये कैसे इंक्लूड करना है इसको रिएक्ट में अपने प्रोजेक्ट में। सबसे पहले एक फ़ाइल क्रिएट कर सकते हो wdy नाम से, या फिर डायरेक्टली भी डाल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। बट ये है कि जो तुम्हारा प्रोजेक्ट जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, index.js यूजुअली होती है, तो उसके सबसे ऊपर इंपोर्ट करना है इस फाइल को, जिससे एटलीस्ट ये प्योर कंपोनेंट्स या फिर यूज मेमो वाले कंपोनेंट्स को तो ट्रैक कर ही लेगा। और आपको इंडिविजुअल कहीं पे यूज़ करना है तो आप ये एक तरीका होता है कि कंपोनेंट अगर फंक्शनल कंपोनेंट है तो आप वहाँ पे जाके वो कंपोनेंट का नाम डॉट वाई डिड यू रेंडर इज इक्वल टू ट्रू कर सकते हो, ये एक तरीका। और अगर वो नॉर्मल क्लास कंपोनेंट्स है तो आप स्टैटिक वाई डिड यू रेंडर इज इक्वल टू ट्रू करके उस कंपोनेंट को भी ट्रैक रख सकते हो। अदर थिंग्स, थ्रॉटलिंग और डिबाउंसिंग, जैसे कंसिडर की एक बहुत बड़ी वर्चुअल लिस्ट है, तो उसमें थ्रॉटलिंग करना हमें बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो भी है वो थ्रॉटल करके डेटा है। और डिबाउंसिंग का कंसेप्ट वो ये कि हमने कितनी बारी इवेंट फायर हुआ। अब जैसे इनपुट है, हमें उसे बार बार एपीआई कॉल करनी है हमने, डिपेंडिंग अपॉन द इनपुट, कि कोई भी यूज़र क्या इनपुट कर रहा है उसके ऑटो कंप्लीट कह लो, ऑटो कंप्लीट वाला हमने बनाना है फीचर। तो उस बेहाफ पे हमें डिबाउंसिंग करनी चाहिए कि हाँ, अगर हम एक ही रिस्पॉन्स विद द यूज़र इनपुट, हम बार बार अगर हम एपीआई कॉल कर रहे हैं तो काफ़ी परफॉर्मेंस ख़राब हो सकती है। तो डिबाउंस करने की हाँ 1-2 सेकंड बाद एक एपीआई कॉल हो, तो डिपेंडिंग अपॉन दैट हम वो भी काम कर सकते हैं। अनयूज जावास्क्रिप्ट रिमूव कर दो। वैसे तो हमें रिएक्ट देता ही है कि हमने कौन से इंपोर्ट हैं जो यूज़ नहीं हो रहे हैं मगर हमने इंक्लूड किए हुए हैं, तो वो हम रिमूव कर सकते हैं, वार्निंग देता है, रिएक्ट कंसोल में चेक कर सकते हैं हम। और हम ई एस लिंट भी ऐसे कन्फिगर कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। व्यू जेएस हमें ऑलरेडी ऐसी इस लिंट कन्फिगर करके देता है कि जो अनयूजुअल फाइल्स हैं जो इम्पोर्टेड हैं वो हम हटा दें, जिससे वो इंक्लूड होगी उस कंपोनेंट में, तो फाइनल बिल्ड में भी इंक्लूड हो जाएगा। एक बारी मैं दिखा देता हूँ जो चीज़ें मैंने अभी एक्सप्लेन करी है। मीटिंग ओवर होने वाली है, न्यू लिंक से ही कर देते हैं तो। ठीक है, फिर इसी पे रीजॉइन कर लेते हैं पहले, फिर मैं दिखा देता हूँ। रीजॉइन कर लो यार। एक यूज मेमो का एग्जांपल है, इसमें क्या है कि वही मैंने आपको कॉन्सेप्ट जो बताया था कि क्या करते हैं, ये मेमोराइज कर लेता है एक फंक्शन को, और डिपेंडिंग अपॉन वो बार बार उसे कॉल नहीं करता है एग्जीक्यूशन के लिए। अब अभी मैंने उसको यूज मेमो हटा रखा है, तो पहले वो देखते हैं कि उसमें क्या दिख रहा है कि बार बार ये फंक्शन दम वाला कॉल हो रहा है या नहीं हो रहा। तो कंसोल आएगा अगर, तो बार बार रन होगा वो, एज सिंपल एज दैट। बार बार ये यहाँ पे रेंडर हो रखा है, जिससे हमने इससे कनेक्ट करा हुआ है कि जैसे जैसे नंबर चेंज हो तो वो उस फंक्शन को कॉल करें और कंप्यूट करें। चेक करते हैं कि बार बार री रेंडर हो रहा है नहीं करके। तो हमने एक बार स्क्वायर निकाल लिया, तो हमें यहाँ पे इफेक्ट नहीं दिख रहा, बट वो बार बार फंक्शन जैसे जैसे हमारा कंपोनेंट री रेंडर हो रहा है वो फंक्शन बार बार कॉल हो रहा है। तो एक तरीके से वो मेमोराइज नहीं है, तो ये परफॉर्मेंस हैम्पर करता है। छोटे केस में नहीं पता लगेगा, बट बड़े केस में ज़रूर पता लगता है। तो हम इसे कैसे कर सकते हैं बेटर परफॉर्मिंग। हमने क्या किया है कि यूज मेमो का उसमें रैपर लगा दिया। अब जब जब कंपोनेंट की स्टेट चेंज होगी तो उसने एक बार उसे कंप्यूट कर लिया, उसके बाद वो बार बार री रेंडर नहीं करेगा। अब ये हमारा एक बारी कंप्यूट हो गया। अब जैसे जैसे हमारी स्टेट चेंज हो रही है तो वो बार बार रिकॉल नहीं कर रहा, उसने एक बार मेमोराइज कर लिया उस स्टेट को, उस वैल्यू को, तो बार बार सेम सर्व कर रहा है। तो उसने कैश कर लिया एक तरीके से फंक्शन को, तो बार बार उसे कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही उसको। तो ये हमारा काफ़ी बेनिफिट करता है बड़ी एप्लीकेशन में। अभी तो ऐसे लगेगा कि कुछ भी नहीं है, क्या ही है, एक री रेंडर हो भी गया तो क्या है। बट ये सब चीज़ें
बड़ी एप्लीकेशन में काफ़ी बेनिफिट करती है। और जो मैं बता रहा था कि इंपोर्ट हमारे अनयूजुअल हुए हुए और हमें वो वार्निंग दे देता है। हम यूज़ करें ना करें वो हमारे पे डिपेंड है, हम उसको वार्निंग को इग्नोर कर दे तो अलग बात है, बट ये हमें बता देता है। और वो ये कि हम ESLint भी वैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं जिससे वो हमें बता ही दे। आई मीन आगे करने ही ना दे जब तक वो इंपोर्ट हम उसको बताए यूज़ ना करें। ये लाइट हाउस कैसे काम करता है, ये हम इसकी एक डिपेंडिंग अपॉन रिपोर्ट जनरेट कर लेते हैं कि मोबाइल के बिहाफ पे करनी है या डेस्कटॉप के बिहाफ पे करनी है। मोबाइल और डेस्कटॉप में जो मेन मेरे को फ़र्क लगता है जो आता है वो है एक्सेसिबिलिटी का। एक्सेसिबिलिटी का बहुत फ़र्क आता है और SEOs का भी फ़र्क आता है, बट मेन जो एक्सेसिबिलिटी और परफॉर्मेंस का काफ़ी डिफरेंस आता है। तो वो ये हमें दोनों के कंपेयर करके बताता है कि हमारी जो डिपेंडिंग अपॉन द हमारे जो यूजर्स है वो ज़्यादा मोबाइल पे जाते हैं तो ये हमें ज़्यादा मोबाइल ऑप्टिमाइज करना है, या फिर ज़्यादा डेस्कटॉप पे ज़्यादा डेस्कटॉप ऑप्टिमाइज करना है, या दोनों को ऑप्टिमाइज अच्छे से रखना है डिपेंडिंग अपॉन दैट। तो ये हमारी की क्या है रिएक्ट उसकी जावास्क्रिप्ट अनयूज, वही जो मैंने बताया था कि काफ़ी फ़र्क आता है इससे भी कि हम अनयूज कितनी डाल रहे हैं, तो उससे भी हल्का फुल्का फ़र्क आता है। और फर्स्ट कंटेंटफुल पेंट कब हुआ, मतलब कि पहला यूज़र इंटरेक्शन कब हम यूज़र इंटरेक्शन स्टार्ट कर सकते हैं उसे कहते हैं फर्स्ट कंटेंटफुल पेंट। तो वो है टाइम टू इंटरेक्ट, स्पीड इंडेक्स, लार्जेस्ट कंटेंट कौन सा पेंट हुआ, तो ये सब डिपेंडिंग अपॉन। और ये कि जो फाइल कैसे कैसे आई, एक वो भी केस आता है। और हमारी अगर हमने वो चीज़ें इमेजेस वगैरह ऐड करी होती तो हम वो भी देख पाते कि कौन कौन सी इमेज कितनी है, कि हम कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं उस इमेजेस को, तो वो भी बता देता है। अभी तो सिर्फ ये जावास्क्रिप्ट का ही दिखा रहा है हमें। तो ये प्रोफाइल व्यू में भी हम इसे डायरेक्टली लोड कर सकते हैं। जो प्रोफाइलर, ये परफॉर्मेंस टैब वही ब्राउज़र प्रोफाइलर की जो मैं बात कर रहा था वही है। रेंडरिंग में कितना टाइम लगा, पेंटिंग में कितना टाइम लगा, सिस्टम और आइडल में, कॉल ट्री कैसे था, जावास्क्रिप्ट, ये पूरा हम अब चाहे तो उस पर भी काफ़ी बड़ी FLS बन सकती, FLS के लर्निंग सीरीज बन सकती है। तो वो भी चाहे तो हम दे सकते हैं अगर जनता चाहे तो। बाकी चलते हैं अभी आगे। प्रोफाइलर वही ये कंपोनेंट वाइज हमें दे देगा। तो ये हमारा कंपोनेंट को वो कर लेता है कि अभी तो सिर्फ एक ही कंपोनेंट है, मेन जो कंपोनेंट है रिएक्ट वाला, ऐप का मेन जो कंपोनेंट है। तो वो बता देता है कि री रेंडर हुआ नहीं हुआ, और कब री रेंडर हुआ तो वही बता देता है। तो यही है, इंटरनल स्ट्रक्चर भी बता देगा कि कैसे कैसे कौन कौन सा कंपोनेंट था ऐप के अंदर, कौन सा था जो उसके बाद जो री रेंडर नहीं हुआ या हुआ करके पूरा आप चेक कर सकते हो कि माय कंपोनेंट था कितनी देर री रेंडर रेंडर एट कब रेंडर हुआ, पूरी परफॉर्मेंस चेक कर सकते हो। और अकॉर्डिंगली फिर उसे ट्रैक करने के बाद ऑप्टिमाइज भी कर सकते हो। इसका तो एग्जांपल दे दिया मैंने, लेजी लोडिंग का दे देता हूँ हम, जो मैंने बताया था। अब ये केस है जहाँ पे हमारा फास्ट इंटरनेट स्पीड हो और हमें पता भी नहीं लगेगा कि लोडिंग कब आया और कब चला गया, और डेटा भी हमारा वो है कि यहीं से लोड स्टैटिक डेटा लोड हो रहा है। फर्क तब दिखता है जब स्लो नेटवर्क हो।
असली फ़र्क तब पता लगता है लेज़ी और सस्पेंस का कि जब स्लो नेटवर्क हो, या ये तो दिखाने का तरीका है। या फिर अगर कोई बड़ा सा कंपोनेंट हो, फर्स्ट पेज ही बड़ा सा हो, कंसिडर करो कि मिंत्रा की एक वेब ऐप है, उसमें नीचे स्क्रॉल करते जाते तो हमारे को कुछ ना कुछ दिखाता रहता है। तो डिपेंडिंग अपॉन अगर वो ही ज़्यादा होगा तो तब पता लगेगा कि परफॉर्मेंस का कितना इम्पैक्ट पड़ता है रिएक्ट लेजी और उससे। एक बार दिखा देता हूँ मैं स्लो चीज़ पे। अभी ये देखो, अभी ये लोडिंग हो रहा है, उसके थोड़ी देर बाद लोड हुआ जाता है कंपोनेंट, जबकि स्टैटिक डेटा था। तो अगर कोई बहुत सी बड़ी स्क्रीन हो जिसमें बहुत स्क्रॉल करने के बाद भी नीचे कंपोनेंट लोड है, तो हम उसको डिपेंडिंग अपॉन गिवन इंडेक्स, कि हाँ स्क्रॉल इंडेक्स इतना हो, तो भी हम उसे तब जाके उस कंपोनेंट को लेजी लोड करें। या ऐसा भी हो सकता है कि हमें वो लोड ही ना करना हो कभी कभार, बट मगर इंक्लूडेड तो होना चाहिए फाइल में, तो भी हम उसे डिपेंडिंग अपॉन लेजी लोड कर सकते हैं कि वो तभी लोड हो जब यूज़र इतना स्क्रॉल कर चुका हो। तो ये सब भी केसेस होते हैं लेजी लोड में। हम काफ़ी तरीके से इसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं अपनी पूरी ऐप की परफॉर्मेंस को। यूज़ मेमो का मैंने बता दिया, अब ये रिएक्ट मेमो को दिखा देता हूँ। रिएक्ट मेमो मतलब कि कंपोनेंट को मेमोराइज करना वाला कंसेप्ट। अब इसमें क्या है, फंक्शनल कंपोनेंट है माय नाम का। मैंने इसमें क्या किया कि जब जब ये री रेंडर होगा तब तक इसका कलर चेंज होता रहेगा कंपोनेंट का, मतलब इसके टेक्स्ट का कलर। एक ये केस है जिसमें फिर वही है कि डेटा तभी बेनिफिशियल है यूज मेमो या फिर रिएक्ट मेमो यूज करना, जहाँ पे हमें पता है कि ये एक बार ही डेटा आ गया है और अब ये चेंज नहीं होगा करके। जैसे कंसिडर करो कि एक बहुत बड़ी वर्चुअल लिस्ट है, उसके जो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स जो रेंडर हो रहे हैं, अब एक तरीके से वो तो स्टार्टिंग है, अब उनको बार बार री रेंडर, ये तो है नहीं कि वो अगर एक बार ही रेंडर हो गए तो बहुत रेयर केस ही होगा जब वो वापस री रेंडर होंगे वर्चुअल लिस्ट में। तो वो वाले केसेस को हम इंक्लूड कर सकते हैं जिसमें वो री रेंडर नहीं हो रहा, एक तरीके से वो स्टैटिक है, तो बेनिफिशियल है। तब रिएक्ट प्योर कंपोनेंट फिर यूज मेमो का बेनिफिट है। मगर ना अगर तुम्हें पता ही है कि वो सेम चीज़ बार बार री रेंडर होगी, डिपेंडेंट है किसी एक्सटर्नल प्रॉपर्टी पे, तो वो री रेंडर तो होगा ही एनीवे, क्योंकि हम चाहते भी है वो डिफाइंड है या रिक्वायर्ड आउटपुट है। तो यहाँ दिखा देता हूँ, ये वाला जो कंपोनेंट है इसमें हमने स्टैटिक दे दिया 1, और ये जो हमारा है ये मेमो वाला कंपोनेंट है, इसमें हम डिपेंडिंग अपॉन स्टेट हम चेंज कर रहे हैं इसको, इसके इंटरनल कंपोनेंट को, माय वाले कंपोनेंट को। और ये इसको एक तरीके से रैप किया हुआ है इस कंपोनेंट में। तो जब जब हमारी स्टेट चेंज हो रही है एक्सटर्नल, तो हमारे दोनों दोनों रेंडर हो रहे हैं। ये केस देखने वाला है कि यहाँ पे हमेशा स्टेट 1 ही है, बट तब भी ये री रेंडर हो रहा है, कलर बार बार देखो इसका चेंज हो रहा है। तो ये री रेंडर नहीं होना चाहिए था, इसको हम परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज कर सकते थे, क्योंकि ये तो हमारा रिक्वायर्ड है, हम चाहते ही हैं कि ऐसा हो, मगर ये नहीं चाहते थे कि ये भी री रेंडर हो, क्योंकि इसमें तो कुछ चेंज ही नहीं हो रहा। तो ये बॉटल नेक हो सकता है। क्या कर सकते हैं अब, सेम मैं इस केस में ऐसे करता हूँ। अब यहाँ पे हमने स्टैटिक दे दिया यूज मेमो वाले कंपोनेंट में, यूज मेमो कह रहा हूँ, रिएक्ट डॉट मेमो वाले कंपोनेंट में ये था, हमने यहाँ डिफाइन किया था इसे। अब वो इसे मेमोराइज कर ले एक बार को। अब यहाँ चेंज नहीं हो रहा, पहले वहाँ पे भी चेंज नहीं हो रहा था, 1 ही स्टेट थी डिफॉल्ट, बट वहाँ पे बार बार री रेंडर वो कंपोनेंट हो रहा था। और हम देख पा रहे थे कि वो जब बार बार कलर चेंज हो रहा है, क्योंकि वो हमने बनाया ही ऐसा था कि वो बार बार री रेंडर होने पे कलर हमें दिखे। यहाँ पे वो ऐसा नहीं हो रहा, यहाँ पे वो एक बार अगर हमने डिफाइन कर दिया स्टैटिक वैल्यू, अगर कोई डिफाइन कर दिया तो वो एज इट इज़ ही रह रही है, बार बार चेंज नहीं हो रही है। तो ये काफ़ी बेनिफिट है, बड़े प्रोजेक्ट्स में एनीवे बेनिफिट करता ही है। और वो भी चेक कर सकते हैं कि
ये डेवलपमेंट बिल्ड है, प्रोडक्शन बिल्ड है, तो ये भी एक काफ़ी अच्छा तरीका चेक करने का। ये वही है जो हमने रिएक्ट डेव टूल्स वाला जो है हमारा क्रोम का एक्सटेंशन, ये वही है। ठीक है, मेरी तरफ से इतना ही था। थैंक यू। अब कोई डाउट हो तो पूछ सकते